न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर। और हफ्ते भर में क्या हुआ उस पर उनकी टिप्पणी हमारे दर्शक इंतजार करते हैं, जानना चाहते हैं दरअसल क्या हुआ, कैसे हुआ, किस वजह से हुआ। यह हफ्ता जाना जाएगा यूजीसी नियमों पर जिस तरीके से सवर्ण या अगड़ी जातियों की तीखी प्रतिक्रिया हुई। भारतीय जनता पार्टी को शायद ये समझ में नहीं आया कि प्रतिक्रिया क्यों हुई, इतनी तीखी क्यों हुई, क्योंकि टीवी डिबेट्स में उनकी पार्टी के लोगों ने शिरकत नहीं की। यह अलग बात है कि कांग्रेस से भी लोगों ने शिरकत नहीं की, कुछ दूसरी पार्टियों के लोगों ने भी शिरकत नहीं की। जब ये लगा कि मामला काफी तूल पकड़ रहा है, काफी आगे बढ़ जाएगा, बीजेपी को नुकसान हो सकता है, उसका अपना जो कोर बैंक वोट बैंक है उसमें दिक्कत पैदा हो सकती है, इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर स्टे कर दिया। यानी सरकार फिलहाल कुछ समय के लिए बच गई। लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कानून आपने बनाया, जो नियम आपने बनाया, वो वेग है, अस्पष्ट है, साफ नहीं है, लिहाजा साफ बना के आइए। जो जानकार लोग हैं उनकी मदद लीजिए। असली सवाल इस बात को लेकर ये कि ओबीसी शब्द जो जोड़ा गया है, अब अगर बीजेपी या सरकार क्या यूजीसी नियमों से ओबीसी शब्द को हटा सकती है? अगर हटाती तो नाराज होते हैं, और अगर रखती है तो सवर्ण नाराज होते हैं, तो फिर रास्ता क्या होगा? प्रभु जी से बातचीत करेंगे कि आखिर इतने समझदार और तेज लोगों की वजह से गलती क्या हुई, क्या गलती हुई है कुछ और भी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। क्या मोदी सरकार से गलती होगी? तो मोदी सरकार तो उनकी है, तो सरकार के ऊपर ही ठेकड़ा लगेगा मुझे लगता है। स्पष्ट पर सवाल ये कि इसकी बैकग्राउंड देखिए ना। जिस सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया थी कमेटी बननी चाहिए, उसके बेसिस पे पार्लियामेंट में दिग्विजय सिंह जो ठाकुर हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं और पिछड़ों के बड़े भक्त माने जाते हैं, पिछड़ों का समर्थन करते हैं, उनके सेकुलरिज्म पे कोई डाउट नहीं कर सकता। बिल्कुल एक ही कांग्रेस का नेता है जो कंसिस्टेंसी के साथ लड़ा हुआ है। हालांकि मंदिर में जाते सब जाते हैं, वो कमेटी के चेयरमैन थे। उस कमेटी ने एक्ट बनाया, उसके बाद यूजीसी को इंस्ट्रक्शन दी गई। तो मैं कहूँगा कि केवल मोदी सरकार की बात करना, जो आपने कहा था, जब जातियों की बात आती है तो देव वर्ष दास हो जाता है। अब कमेटी बन गई, धर्मेंद्र प्रधान खड़े हो गए कि नहीं कुछ नहीं होगा, उनको पता भी नहीं लगा कैसे हो गया ये सब। शुरू हुआ जैसे आपने पहले कहा कि पॉलिटिकल पार्टी ने शुरू नहीं किया, ये सबसे पहले शुरू किया लोगों ने। करनी सेना है या यूपी की किसी ने इस्तीफा दे दिया, ठाकुर था उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्यों दिया उसकी इंक्वायरी होती, पर इशू जात के ऊपर जुड़ गया। जब जात का मामला होता है वहां पर सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा आती है, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो हर पार्टी के लिए किसके साथ खड़े हो। और उसका जो भी मैंने भी उसके ऊपर एक अपना थोड़ा सा वीडियो बनाया था, मैं पहले साल सबसे पहले बनाने वाला, उसके ऊपर रिएक्शन करने वाला। मेरे को लगा था कि इसके ऊपर गड़बड़ होगी, क्योंकि मैं कानून का भी स्टूडेंट रहा हूँ, मेरे पास डिग्री भी है। तो जिसके अंदर आप करते हैं इक्विटी के लिए आपने स्क्वाड बनाने हैं, और इक्विटी जिनको शिकायत है वही मेंबर उसके अंदर होंगे, जज भी वही होंगे, एक्यूज भी वही होंगे, एक्यूज करने वाले भी वही होंगे। तो उसमें सोशल जस्टिस या फेयर जस्टिस का कोई मतलब ही नहीं था। उस कमेटी के अंदर रखा गया था दलित होंगे, ये होंगे, ट्राइबल होंगे और ओबीसी, जैसे आपने कहा ओबीसी तो ठीक है, पर उसके अंदर केवल आप इन जातियों को लेकर बाकी छोड़ दे। शिकायतें किसके खिलाफ होती है? अपर कास्ट के खिलाफ। अगर कोई दलित लड़का या लड़की किसी को शिकायत करेगी, हमेशा शिकायतें उनकी होती है कि उत्पीड़न उनका ज्यादा हो रहा है। अभी पिछले हजारों साल चल रहा है, अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। पर उनको अगर आपने दिलवाना है, कोई ना कोई जस्टिस दिलवानी है, तो कमेटी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर सब जातियां हों। अगर दलित लड़का या लड़की या ट्राइबल वाला शिकायत करता है किसी ब्राह्मण के खिलाफ या ठाकुर के खिलाफ, तो ही कमेटी बैठ के फैसला करेगी। ये अपने आप में मेरे को लगता है जिसने भी बनाई है कमेटी, या तो उसको अकल नहीं है, या उसने पढ़ा नहीं है, या उसने कानूनी सलाह नहीं ली है, या कोई ऐसा होगा जिसको लगता है कि कोई उत्पाद मचाना है। कई बार सरकार के अंदर कोई लॉयल ज्यादा लोग होते हैं, वो ऐसे बाबू जब ड्राफ्ट करता है, कानून कुछ बनता है, ड्राफ्ट कुछ छोड़ा होता है, गाइडलाइंस कुछ छोड़ा। बहुत कानून देखे हैं मैंने जिसकी मंशा कुछ होती है, उसके अंदर शब्द जोड़ दिए जाते हैं। अभी सरकार के अंदर कोई ज्यादा फीडबैक कहीं होता नहीं है, कहीं एक जगह फैसला हो गया उसके बाद इम्प्लीमेंट कर दीजिए उसको। ये लगता है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं शरारत विद इन द सिस्टम में हुई है यूजीसी के अंदर, कि उन्होंने इसके अंदर, कोई भी अकलमंद आदमी होगा पढ़ा लिखा, वो सोचेगा जब आप जस्टिस दिलवाना चाहते हैं तो किसी एक कास्ट को, एक व्यक्ति को बाहर नहीं रख सकते। ऑल पार्टी जैसे मीटिंग करते हैं, ऑल कास्ट एक मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए था। तो मोदी सरकार को परेशानी जरूर हुई, सुप्रीम कोर्ट में गई, वही सुप्रीम कोर्ट, उसके अंदर आप देखा चीफ जस्टिस ने लंबा चौड़ा भाषण भी दिया कि आप शिकायत कर रहे हैं, ब्राह्मण में बैठा हूँ, ये है वो, उन्होंने काफी ज्यादा दी। और वो भी दुखी थे बेचारे, क्योंकि एक तरफ से उनके ऊपर भी आ रहा था कि क्या होगा ये, कि हमने सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन पिछली सुप्रीम कोर्ट ने दी, शायद जस्टिस गवई थे या कोई थे जिन्होंने इस पर स्टेटमेंट, तो जस्टिस गवई एक दलित वर्ग से आते थे। तो अब हर किस्म की जोड़ गई इसके अंदर बातें कि ये क्यों हुआ, इसके रूल्स क्या पड़ी।
क्योंकि अब वो रोहित वमिला का मामला था, उसके बाद एक लड़की का मामला था, उन लोगों के साथ जुड़ पायल तड़वी। कमेटी बनी। हाँ, तो उसके बाद ये कमेटी बनी थी, इसके एक बैकग्राउंड है। पर आप जिस बीमारी का इलाज करने चले हैं, उस बीमारी को आपने और बीमारी लगा दी उसके ऊपर, तो इसका मतलब डायग्नोसिस ठीक नहीं हुआ, प्रोग्नोसिस भी ठीक नहीं हुआ। जिस दवा को ढूंढने चले थे, उस दवा के बदले आपने जहर दे दिया, उसमें नंबर डाल दिया आपने। तो एक किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी एक सरकार को ब्लेम करना उतना उचित नहीं, पर सरकार तो अल्टीमेटली सरकार है, बक स्टॉप्स एट द टेबल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो आप निकल नहीं सकते उसके अंदर। अब जुडिशरी आपके बचाव में आ गई, तो आपको एमपी भी बोले जा रहे थे जबरदस्त, निशिकांत दुबे अपने हिसाब से भाषण दे रहे थे, वो इस कमेटी के मेंबर थे, तो बाकी भी रविशंकर प्रसाद भी इस कमेटी में मेंबर थे। तो उसके अंदर देखे तो मेजोरिटी तो बीजेपी की थी, उनको तो सोचना चाहिए था। रविशंकर प्रसाद लॉ मिनिस्टर है इस देश के, कैसे बन गई ये सब? ये षड्यंत्र अंदर से है, बाहर से है, कोई ना कोई नई बातें होती रहती हैं इस सरकार के अंदर, कोई ना कोई शब्द से जुड़ जाते हैं। पार्टी का अध्यक्ष है, वो जाके बंगाल में बोल देता है कि नोबेल प्राइज मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, किसके लिए? शांति पीस प्रसाद मिला था। उन्होंने जिसे स्पीच लिखी है वो भी उसको बड़ा कर रहा है यार। समझ नहीं आता क्या हो रहा है, फिर चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। तो इसी तरह इसमें भी कुछ ऐसे ही हुआ है प्रभु, कि जो है चलने दो। आपने इतने लंबे समय से राजनीति को देखा है, बहुत करीब से देखा है। अगर आप ये कह रहे हैं तो वाकई में ये बहुत सोचने की बात है, बीजेपी को भी सोचना चाहिए। लेकिन एक बात मुझे बताइए सर, कि सरकार में तो परिंदा भी पर नहीं मारता। मतलब सब कहते हैं सब कुछ तो प्रधानमंत्री कार्यालय से चलता है या अमित शाह के यहाँ से चलता है, और इतना बड़ा फैसला हो गया, और उसमें जो है वो सारी जिम्मेदारी अब कही जा रही कि भाई ये तो जो धर्मेंद्र प्रधान है उन्होंने किया है। ये कहा जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान ने सब कुछ, सारा ठिकाना धर्मेंद्र प्रधान के सिर पे फोड़ा जा रहा है। भाई कोई ये नहीं कहता कि भाई प्रधानमंत्री जी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके बगैर यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता है, कुछ भी नहीं होता है, तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी तो ऊपर भी जानी चाहिए ना। नहीं, सवाल ये है कि अब मैकेनिज्म देखिए, एक्ट बना आपका यूजीसी एक्ट, जिसके अंदर ये बनाया गई कमेटी के अंदर, उस एक्ट के अंदर अप्रूवल होती है पहले लॉ मिनिस्टर की। आपका लॉ मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का कई साल से चलते, इतने आईएएस ऑफिसर पुराने रिटायर्ड भी हैं शायद, वो उनके अंदर कमेटी बनी, लॉ मिनिस्ट्री ने वेट किया, उसके बाद प्रधान जी के पास, बाद में प्रधान जी ने तो बना के दे दिया, एक सिस्टम स्ट्रक्चर बना दिया। पुराने यूजीसी चेयरमैन जगदीश कुमार भी उसमें इन्वॉल्व थे, वो अभी नहीं है, उससे उस जमाने की बात है। 2012 से ये किस्सा शुरू हुआ है, 2024 में जाकर के अब हुआ जाकर के, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितने साल लगे। उस साल के बाद ऐसी गलती होगी, मतलब जिस लॉ मिनिस्टर ने पास किया, मैं समझ आता है कि उस लॉ मिनिस्ट्री के अंदर जो लॉ सेक्रेटरी बैठे हैं, जो जितने सिस्टम के बदले, उन्होंने पढ़ा नहीं कि स्ट्राइक डाउन हो जाए एकदम। इसके अंदर जब आप ऐसी चीजें, पैदाइश ही उसकी एक तरह की है जिसके अंदर इतने फैक्ट डिफेक्ट हैं, तो कहां से चलेगा वो सब? मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके अंदर, जैसे आपने कहा कि एक ही व्यक्ति ने पास, कहीं से पास होकर आएगा, पीएम अप्रूव के लिए क्या होगा, उन्होंने कहा छोटी मोटी चीजें, इसमें क्या बड़ी बात है, यूजीसी का कोई एक्ट होगा, चलने तो क्या पड़ता है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? तो पास हो गया, उसमें निकल गया। ये किसी के अंदर, पर जिसने भी बनाया है, मेरे को लगता है उस आदमी के ऊपर कोई ना कोई गाज गिरनी चाहिए, कोई तो सेक्रेटरी। इसको आप धर्मेंद्र प्रधान से ना एक लाइन पढ़ेंगे उसके अंदर, हालांकि पढ़ना चाहिए था कोई एजुकेशन मिनिस्ट्री उस सरकार के अंदर, मिनिस्टरों के बाद बाकी ज्यादा काम याद है, अपनी मिनिस्ट्री काम तो कम होते हैं उसके अंदर, तो काम में लग भी देते हैं। पर जिन बाबुओं ने इसको पास किया है, जिसने इसको एक्ट बनाया है, मेरे को लगता है उसके ऊपर गाज गिरनी चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि हर सरकार का ये मतलब नहीं है कि मोदी जी के पास सब कुछ ज्यादा है तो हमारी जान छूट गई, हम कुछ भी लिख देंगे उसके ऊपर। ये तो बात है, इतना विश्वास अगर मोदी सरकार ने किया, अपने अफसर अपॉइंट किए हैं उनके ऊपर, तो उसके कैसे, मैंने बताया ना, अब बीजेपी के अध्यक्ष को आप कह देते हैं कि किसी ने बताया होगा उसको, ये बात बोल दिया उसने। ऐसी कई चीजें होम मिनिस्टर भी कई बार बोल जाते हैं, कई चीजें आपने देखा, वो बेचारे वो डिपेंड करते हैं अपने कॉलीग्स के ऊपर। अब ये देखना कि जिन लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया अपनी भाषण लिखने के लिए, वो किस तरह के लोग हैं, हमको समझ नहीं आता। बिल्कुल। पर प्रभु एक बात मुझे बताइए कि ये जो, क्या बीजेपी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जबरदस्त तीखी प्रतिक्रिया होगी? एक चीज और जो बड़ी इंट्रीगिंग है इस पूरे मामले में, वो ये कि 13 तारीख का नोटिफिकेशन है, एक हफ्ते तक कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, और अचानक मामला भड़क जाता है, और भड़क इस अंदाज से जाता है कि लोग प्रधानमंत्री जी को उनकी जाति को लेकर गालियां देना शुरू कर देते, सोशल मीडिया पे अपशब्दों का इस्तेमाल शुरू हो जाता है, जो कि अनथिंकेबल है। भाई ठीक है, हमें प्रधानमंत्री की बात नहीं पसंद आई, बट क्या हम उनकी जाति को लेकर इस तरीके से टिप्पणी करेंगे? ये बहुत ही गलत हुआ, जिस तरीके के नारे उनके खिलाफ लगे। तो क्या आपको लगता है कि ये प्रतिक्रिया, तीखी प्रतिक्रिया, कहीं कोई स्पॉन्सर्ड तो कार्यक्रम तो नहीं था ये?
नहीं, मेरे को लगता है स्पॉन्सर्ड तो, क्योंकि आपने ठीक कहा 13 नोटिफिकेशन हुआ, सबसे पहले वो जो ऑफिसर थे वहां पर सेल्टेक्स के जो जीएसटी के, उन्होंने इस्तीफा दिया, वो ठाकुर थे, वहां से शुरू हुआ, यूपी से सबसे ज्यादा शुरू हुआ वहां पर, पहले वहां से हुआ। परंतु अखिलेश यादव ने भी स्टेटमेंट दिया था, आपको देखा होगा, उसके अंदर काफी, प्रियंका गांधी ने भी स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर, प्राइम मिनिस्टर को ये सब करना चाहिए। तो पॉलिटिकल थोड़ा बन रहा था, पर मेरे को लगता है जिस तरह मंडल कमीशन, मैंने कहा कि मंडल कमीशन बन रहा है दूसरा, मैंने तो अपने वीडियो में बोला था कि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया, जैसे पहले भी अपर कास्ट से सब मंडल के, इसमें भी सारे अपर कास्ट एक तरफ हो रहे होने की बात बढ़ रही थी, पर कैंपसेस के अंदर कुछ नहीं। यूजीसी के दफ्तर के बाद धरना हुआ, मैं तो मेरे दफ्तर के सामने कोई ज्यादा लोग नहीं थे, तो सोशल मीडिया जो आपने कहा ना, उसने इतना इसको कर दिया, आपने हाइप दे दी, उसकी वजह से वहां पर कास्ट इकट्ठी होनी चाहिए, करनी सेना आ गई, कुछ और सेना आ गई, ऐसे लोग थे जो बीजेपी के समर्थक माने जाते हैं। तो आप कहेंगे चेहरे के साथ, मुझे लगता है कि बीजेपी के अंदर से कुछ विद्रोह हुआ, कुछ लोगों ने नारा दे दिया, उसके बाद इसको डिफेंड करना मुश्किल था। अगर कोई और चीज होती, जिस तरह की सरकार है वो हर चीज को, अपनी गलती को मानती नहीं है कभी भी, पर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता निकाला उन्होंने, ताकि पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट भी नहीं हो कि हमने वापस लिया। तो आपका कहना है कि षड्यंत्र, मैं कहूंगा कि अंदर से करने की षड्यंत्र की बात नहीं करूंगा, पर कुछ लोग, सोशल मीडिया ऐसा है कि सामने खड़े हो जाओ, पिक्चर आ जाती है, मिलियन व्यूअर्स आ जाते हैं, कोई स्पॉन्सर हो जाते हैं, तो ये फेम जो है ना, एकदम इंस्टेंट से फेम होती है, और 2 दिन के अंदर खत्म हो गया किस्सा। अगर नहीं रुकता तो सड़कों पर लोग आते हैं या नहीं आते, दूसरी बात है, पर जिस तरह से मंडल के ऊपर रिएक्शन हुआ था, उतना बड़ा रिएक्शन कैंपसेस में, कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं हुआ, किसी यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ आउटसाइड द कैंपसेस ज्यादा झगड़ा हुआ, यानी कि जातियां खड़ी हो गई, स्टूडेंट्स नहीं खड़े हो गए। पिछली बार स्टूडेंट्स खड़े हो गए थे, तो यूथ इकट्ठा नहीं हुआ। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग जो हैं, जातियों के नाम पर, करनी सेना, ठाकुर की सेना है, जो जाति के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन थी, वो खड़ी हो गई। परंतु गलती जरूर हुई इसके अंदर, कि ये सब होना नहीं चाहिए था, इसको प्रिवेंट किया जा सकता था। एम्बेरसमेंट है, पार्लियामेंट आ रही है, उसके अंदर कुछ होगा नहीं होगा, क्या फर्क पड़ता है, परंतु मिस कैलकुलेशन हुआ, गलती हुई, गलती का सुधार सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, टाइम दे दिया उनको अलग, अब इसके अंदर कुछ ना कुछ निकाल देंगे रास्ता। क्या सवर्ण जाति जो बहुत मजबूती के साथ बीजेपी के साथ पिछले कम से कम 2014 के बाद से है, हर चुनाव में 80% से ज्यादा उनको वोट देती, क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से उसमें कुछ टूटन होगी, कुछ उसमें दरार पैदा होगी? बिल्कुल, राम भक्त पहले हैं, बाकी कुछ और अलग बाद में इसलिए उनके वो सिर्फ भक्त हैं, वो छोटी मोटी चीजें, उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनको अखिलेश यादव को ना वोट देना हमने, या मायावती को ना वोट देना, चॉइस क्या है उनके सामने। एक साथ खड़े हैं कि राम मंदिर बना दिया, 370 खत्म कर दी, जितने भी अपर कास्ट की डिमांड थी वो सारी की सारी होगी। और जिस तरह से आप चल रहे हैं, एक तरफ से हिंदुत्व की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, कोई भी हर चीज हिस्ट्री रिव्यू, जितने जितने पुराने लोग थे तब निकाल के, हमारे सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने इग्नोर किया था, वो कहेंगे नेहरू की वजह से इग्नोर किया गया था, उन सबको बाहर निकाल के लाया जा रहा है। तो मेरे को लगता है ये गुस्सा परिवार में जैसे होता है, गुस्सा निकाला, उसके बाद फिर परिवार इकट्ठा हो गया। तो संघ परिवार के अंदर इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा से ज्यादा। पोलराइजेशन यूपी में हो सकती थी, जो कोशिश की थी वहां पर, इसलिए उन्होंने पहले इस्तीफा दिलाया, ठाकुर इकट्ठे हो जाए, परंतु वहां पर तो बीजेपी के साथ ओबीसी पुरानी खड़ी हुई है साथ में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अब इनको। तो ओबीसी 1969 से लेकर के चलेंगे, तब जब कल्याण सिंह बाद में आया, सबसे लेकर के चलेंगे, तो मेरे को लगता है पॉलिटिकली इसका कोई मायने अभी है नहीं, दम दब गया, पर उससे वोट का कोई फर्क पड़ने वाला है। फर्क पड़ेगा तो शंकराचार्य इश्यू पे पड़ सकता है, इस पे नहीं पड़ेगा कुछ। बट क्या आपको लगता है, क्योंकि अभी भी तलवार तो सिर पर लटकी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई आप कानून को स्पष्ट करके लेके आइए, जो दिक्कत है, सारी प्रॉब्लम इस बात को लेकर ये कि इसमें ओबीसी शब्द का इस्तेमाल किया गया। अब क्या जो 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 सरकार की कमेटी या जो सरकार जो भी लेकर आएगी ड्राफ्ट, क्या उसमें से ओबीसी शब्द हटा सकती है? तो सोने के बाद लेके आएगी, ये किसने कह दिया आपको? एक बार सुप्रीम कोर्ट से मिल गया, खत्म बात, खंडे बस्ते में क्या वो, तो अभी नहीं आएगा। मार्च के महीने में तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाना पड़ेगा ना, सुप्रीम कोर्ट तो पूछेगा, कह देंगे स्टडी कर रहे हैं, कह देंगे स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी, भी पास करो, डायरेक्शन देगी, ये क्या ठंडे से बस्ते में, आप छोड़ जाइए इसको, भूल जाइए आप चुनाव के बाद ठंडे बस्ते में गया क्या। तो वापस कमेटी कुछ नहीं आएगी, हल्ला भी कोई नहीं मचाएगा, कौन मचाएगा? तो ओबीसी नाराज नहीं होगी? ओबीसी भी खिलाफ, ओबीसी नहीं, दलित की प्रॉब्लम है, ओबीसी के ऊपर इतना अत्याचार नहीं है जितना दलित पे आ रहा है। ओबीसी तो बदला लेते हैं, वो तो उसी वक्त हिसाब कर देते हैं। ओबीसी बड़े रेशियल मार्क के हैं, दलित है, ट्राइबल हैं, उनके ऊपर असर होता है, उनको देखना है। पर तो मैंने पहले बताया ना, असंतोष तभी हुआ सड़कों पर जब लोग आएंगे। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है, वहाँ क्या ओबीसी के पास तो कास्ट पे होता ही नहीं चुनाव कभी भी, वहाँ तो हिंदू मुस्लिम का चुनाव है। प्रॉब्लम कहाँ था? तमिलनाडु के अंदर भी वो द्रविडियन नॉन द्रविडियन हो जाता है, केरला में इसका असर ही नहीं है, जिस स्टेट से वहाँ आसाम में भी वही है, हिंदू मुस्लिम।
तो यहाँ क्या असर पड़ेगा? कुछ नहीं होता कि जाति की बात पे तो यहाँ इलेक्शन जितने 5 स्टेट हो रहे हैं उसके अंदर कोई जाति के ऊपर इलेक्शन ही नहीं है। बिल्कुल, जैसा प्रभु ने कहा कि अब ये ठंडे बस्ते में गया सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया। बिल्कुल बचा लिया। बात अलग हटके है। इधर मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से हिमंता बिश्वा शर्मा जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब वो कहने कि मियां मुसलमानों को जो है वो आप परेशान करो, इतना तंग करो कि छोड़ के चले जाए। क्या किसी मुख्यमंत्री को इतना ब्रेजन तरीके से बात करनी चाहिए? मतलब भाई तो टेम्पलेट मैंने शुरू में कहा कि टेम्पलेट है, असम की टेम्पलेट बड़ी मियाँ वर्ड यूज कर लिया कि बांग्लादेशी जो आए हैं उनको मियाँ से कनेक्ट कर दिया उन्होंने, क्योंकि जब भी वहां बोलते हैं मियाँ तो उनको एक डाउट मिल जाता है, बेनिफिट ऑफ डाउट, कि मैं मियाँ उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मियाँ वहां कहलाते हैं। क्योंकि जो असम में मुसलमान रहता है ओरिजिनल है उसको मियाँ नहीं बोलते लोग वहां पर, मियाँ उन्हीं को बोला जाता है जो बाहर से आते हैं। तो उन्होंने बड़ा चयन भी ऐसे शब्द का किया जो अपना पर्पस भी सर्व कर लेता है कि मुस्लिम हिंदू करना है, और दूसरा असम वर्सेस नॉन असामी मुस्लिम की बात करते हैं। तो मियाँ का प्रयोग इसलिए है कि उन्होंने जानबूझ करके, क्योंकि कांग्रेस बोल नहीं सकती इसके ऊपर कि असम में जब भी जाइए तो मियाँ कौन, यानी कि जो बॉर्डर से एक तरफ आया, इसलिए कांग्रेस ने भी कोई इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं देखा, कांग्रेस की स्टेटमेंट नहीं दी किसी ने। उनको भी लगता है मियाँ के बेफेवर में बोलना तो अपने आप को वोट काटना है। अब गगोई साहब इतने एग्रेसिव हैं, बहुत अच्छा लोग डिप्टी लीडर हैं उसके अंदर, पर उन्होंने भी कोई रिएक्शन नहीं किया, कांग्रेस से भी बड़ा रिएक्शन नहीं आया। तो जितना वो बिल्कुल से कांग्रेस की स्ट्रेटजी ये भी रिएक्ट मत करो कि उससे फायदा बीजेपी को होता है। पहली बार देख रहा हूँ कि कांग्रेस असम के अंदर मियाँ के ऊपर कोई इतना बड़ा रिएक्शन नहीं कर रहे। बाकी पार्टियां कर रही हैं, सीपीएम कर रही है, पर कांग्रेस नहीं कर रही है। कांग्रेस समझ में आ गया कि हिंदूवाद को लड़ना तो हिंदूवाद से ही लड़ना पड़ेगा आपको। मतलब कांग्रेस का हिंदूवाद और बीजेपी का हिंदूवाद दोनों में अलग अलग किस्म के लोग हैं, परंतु ऑब्वियसली जब कि जिस तरह से वो बोल रहे हैं हेमंत बिश्वा, वो बड़ा एग्रेसिव बोल रहे हैं, प्रो कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, कुछ बोले कि आप तंग कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ममता भी उतना एग्रेसिव नहीं है, आप देखते होंगे अभी तो एसआईआर के पीछे पड़ गई, बाकी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करती है। तो पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी हेमंत बिश्वा उनको लगता है कि वैसे चीफ मिनिस्टर को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पर पॉलिटिक्स में वहां इस तरह की पॉलिटिक्स जहाँ इस भाषा का प्रयोग नहीं करते आप, क्योंकि बाकी मुद्दे तो बोलने नहीं है, हमने असम में कितना विकास किया, इतने सारे प्रोजेक्ट लगे, उसकी बात को कम करते हैं। हालांकि असम में काफी डेवलपमेंट हुआ है, काफी कुछ हुआ है, बाकी देश के अंदर भी हुआ है। वो मुद्दों पर चुनाव क्यों लड़ते मेरे को बीजेपी का अभी तक नहीं समझ आया। जब आप कहते हैं हमारा ग्रोथ 7% है, विश्व के अंदर सबसे अच्छे हैं, हमारे प्रदेश सबसे ज्यादा, उसके ऊपर मुद्दे के ऊपर चुनाव लाकर फिर मियाँ पे ले आते हैं। मेरे को ये स्ट्रेटेजी बीजेपी अभी तक समझ नहीं आए। हिंदुत्व तो घर घर में प्रवेश कर चुका है, दिल में बैठ चुका है। अब डेवलपमेंट की बात करिए कि कांग्रेस क्या कही, नहीं डेवलपमेंट किया, करप्शन है नहीं है, कई की जमीन अलॉट कर दी, वही की बात करिए कि 150 एकड़ 200 एकड़ जमीन किसी को अलॉट कर दी, उसके ऊपर बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं बोलते। कांग्रेस के पास एजेंडा अभी ये एंटी इनकम्बेंसी का है, और वो उसको पोलराइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं। तो पोलराइजेशन इसलिए जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी उनको लगता है 10 साल से राज कर रहे हैं, तो उसके बजाय हो सकता है कि हमारे ऊपर रिएक्शन हो सकता है इसका, तो इसलिए वो कर रहे हैं। परंतु भाषा का प्रयोग इलेक्शन, किस इलेक्शन की बात है, इलेक्शन में भाषा तो है ही नहीं, ये नई भाषा का प्रयोग हुआ, ये नई पॉलिटिक्स है, नई कांग्रेस है, नई बीजेपी, हर चीज नई है। तो नए लोग हैं, 45 साल की उम्र के लोग आ गए, अध्यक्ष बन गए जो 12वीं पास है, तो ये सब नई चीजें हैं, उसमें अब तो कई चीजें नहीं देखेंगे, आपको कुछ लगेगा नहीं, ये नॉर्मल, इट इज न्यू नॉर्मल। बट खुद ही लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट करने की बात कर रहे हैं कि भाई आप उनको तंग करो, ये करो, 5 रुपए देना, 4 रुपए, मतलब कहीं तो कहीं कोई एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। और क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी को भी एक लक्ष्मण रेखा बनानी चाहिए कि भाई चलो ठीक है, एक हो गया, लेकिन ये कहना कि आप 5 रुपए, मतलब वो भी तो ठीक है, बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, जो भी कह लीजिए आप उनको, आप खुद कह रहे हो कि आप उनको परेशान करो, तो कल अगर सड़क चलते हुए किसी को मारपिटाई कर दे, किसी को गोली मार दे, कहीं किसी को कुछ कर दे, तो इससे किसका भला होने वाला? नहीं, आशुतोष, तो मैंने पहले कहा ना, प्रोवोकेशन करने की कोशिश हो रही है, वहां कांग्रेस पार्टी प्रोवोक नहीं हो रही है, दंगे हो नहीं रहे, कोई मारपिटाई हो नहीं रही है, किसी की पिटाई नहीं हो रही। तो जब तक आप कह रहे हैं प्रोवोक करने के, मार देंगे, प्रोवोक करके मियाँ को मारना शुरू करेंगे तो पोलराइजेशन होगा। अब 25-26 फरवरी को इलेक्शन अनाउंस होंगे, तो उसके बाद क्या होता है, वायलेंस होती है नहीं होती, परंतु कांग्रेस पार्टी अभी संयम ठहर के बैठी हुई है, क्योंकि उनको नुकसान होगा अगर बोलेंगे कुछ। तो जो आप कह रहे हैं कि प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तो प्रोवोकेशन, अब ये टेम्पलेट पुरानी हो गई है, इसके ऊपर लोग मुस्लिम भाई भी समझ गए हैं कि इसके ऊपर गर्मी खाना कोई फायदा नहीं है, बोलते हैं तो हम अपना जामचाप करते रहेंगे, जिसको वोट देना देख के आ जाएंगे, तो हम और आप डिस्कशन करते रहेंगे। पर तो नीचे लेवल पे अभी तक वो गुस्सा अंदर है, कई लोगों से मिलता, मेरे मित्र हैं बहुत सारे, गुस्सा बहुत है उनके ऊपर इस भाषा का, परंतु वो रिएक्ट नहीं कर रहे।
वो चाहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक राइट से रिएक्ट करेंगे, किसी तरह से अकल आएगी लोगों को कि सब कितने सालों से रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, इकट्ठे हैं, सब हैं। तो जितना डिवाइड करने की कोशिश की, इलेक्शन के दौरान ये सब आएगी। और वो पुराने कांग्रेस ही हैं, तो उनको पता है कि कांग्रेस का, क्योंकि बात तब तो सेकुलरिज्म था उनके पास, अब हिंदूवाद आ गया, सबसे ज्यादा बड़े। तो अब तो अगर देखें तो योगी के पास सबसे ज्यादा हिंदुओं के बारे में कौन बोलता है? यही बोलते हैं शर्मा जी। तो योगी जी तो वस्त्र पहनते हैं, पर सबसे अग्रेसिव भाषा, योगी इतनी अग्रेसिव भाषा नहीं बोलते जितनी ये बोलते हैं। तो उनको भी अपना देखना है कि 10 साल हो गए, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, उनके नेतृत्व में दूसरी बार लड़ा जाएगा, तो उनका भी अपना दायित्व, जो अपनी उनका कैरियर वो भी स्टेक पर है कि मेजोरिटी ला सकते कि नहीं ला सकते, क्योंकि वहां पर लड़ाई लगता है काफी, कांग्रेस काफी पहले तो सुधरी है, उसका एंटी इनकम्बेंसी कारण है, और वहां पर नई लीडरशिप कांग्रेस ने खड़ी की है, डिवाइडेड नहीं है कांग्रेस। और दूसरा, बीजेपी का सबसे बड़ा नुकसान है कि जो तोड़फोड़ करनी होती कांग्रेस, वो 10 साल में कर ली इन्होंने, तो बचा नहीं तोड़ने के लिए वहां, उन्होंने नई कांग्रेस खड़ी कर दी। तो बीजेपी के पास वो कांग्रेस को तोड़ना, विरोधी दलों को तोड़ना, जैसे डीएमके को तोड़ने की बात नहीं हो रहा वहां कुछ भी, केरला में कुछ नहीं हो रहा। शशि थरूर को बात थी, वो शशि थरूर वापस चले गए, अपने घर वापसी हुई उनकी भी। तो वो जो है ना कि अपोजिशन को तोड़ के इकट्ठा करना, वो एक उतना सक्सेसफुल मॉडल अभी हो नहीं, हो सकता हो जाए, सरप्राइजेस करने में एक्सपर्ट है ये लोग, किसी बड़े नेता को तोड़ के ले आए, जैसे अच्युतानंद को पद्म वो दे दिया, पद्म विभूषण, अब जब शिबू सोरेन को दे दिया तो किसी को भी दे सकते हैं। बट प्रभु एक चीज बताइए कि अब जैसे कि शुभेंदु अधिकारी भी लगभग वही भाषा बोल रहे हैं कि हिंदुओं को अलग करो, मुसलमानों को अलग करो। ये जो बीजेपी के बाहर के लोग आए हैं, ये भाषा क्यों बोल रहे हैं? क्यों इनकी मजबूरी है? मजबूरी है कि सिस्टम में उनको एक्सेप्टेबिलिटी अभी नहीं हो रही है। हार्डकोर जो आरएसएस का आदमी है, शुभेंदु अधिकारी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हेमंत को कर लिया थोड़ा सा हेमंत, तो इनको नहीं कर पा रहे कि वहां पर वेस्ट बंगाल के, मैंने बताया नहीं, जब 5 मंदिर उसने बनवा दिए ममता ने, तो उसके बाद क्या बोलोगे आप? तो उसके अंदर शुभेंदु अधिकारी को भी देखना, 3 इलेक्शन हो गए उसके नेतृत्व में, अब पार्लियामेंट सीटें आपकी कम हो गई, असेंबली की सीटें भी थोड़ी कम हुई, अब आगे बढ़ेंगे कहां से आप? सैचुरेशन तो आपको बड़ा मुद्दा है क्या? कि रिपीट कर रहे हैं आप करप्शन के चार्जेस, वही सब कर रहे हैं, इस बार कोई तोड़ भी नहीं पा रहे हैं आप, रेट भी करा रहे हैं। तो वहां तो प्रेस्टीज इश्यू बना कि बाकी सीपीएम कांग्रेस मार्जिनलाइज हो गई है, कांग्रेस थोड़ी खड़ी होने की कोशिश कर रही है। तो भाषा बोलने के बाद आप 10 साल के अंदर, पॉलिटिक्स का एक बायोलॉजिकल सर्कल होता है, बायोलॉजिकल साइकिल होती है कि 10 साल के बाद डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू हो जाता है पार्टी का, किसी भी नेता का या पार्टी का 15 साल में तो खत्म हो जाता है लगभग। तो जब डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू होता है तो आपके होता आइडियाज खत्म हो जाते हैं, आप उसी को रिपीट करते हैं बार बार। जब 10 साल 15 साल आप रहेंगे, जब तक आप नेक्स्ट लेज पे नहीं ले जाए कि मैंने ये करना है, तो उसके बाद पुराने नारे आप भूल जाते हैं, वो इम्प्लीमेंट होते नहीं है, तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते तो दूसरी बात है, और जनता भी भूल जाती है एकदम। कई नारे ऐसे लगाए गए हर जगह पर जहां इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो मेरे को लगता है कि ये पॉलिटिकल सर्कल के अंदर जब तक रीइन्वेंशन नहीं करेंगे अपने आप को, ममता तो रीइन्वेंट क्या करती है, सड़कों पर आ जाती है, उसकी भाषा ही एक ही, वो भी डेवलपमेंट की बात नहीं करती, ऐसा यार ये और वो, हालांकि काफी डेवलपमेंट कई जगह पर हुआ है वहां पर उतना नहीं हुआ जितना बाकी देश के अंदर हुआ है। तो उसके ऊपर होते थे मुद्दों पर लड़ाई होगी। अब 15 साल हो गए, अब लगता है मेरे को अगले इलेक्शन जब भी आएंगे उसके ऊपर मुद्दों पर लड़ाई होगी, खत्म हो जाएगा। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट नाउ, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट। प्रभु ने बड़ी प्रोफेटिक बात की है। अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, 5 राज्यों के चुनाव, उसके बाद भी काफी चुनाव है। क्या वाकई में हिंदुत्व का प्रभाव थोड़ा कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा? जैसा वो कह रहे हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स हर पॉलिटिक्स के साथ होता है, हर विचारधारा के साथ होता है। क्या ऐसा होगा? देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद।